हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 6 ऑफ यूनिट 9 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने दूसरे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में स्टडी नहीं किया, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, तो उनके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं और दूसरे यूनिट्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। और यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैं अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल चुका हूँ। अब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप उन यूनिट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एजेंसी है क्या। ओके, एजेंसी कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एजेंसी सिर्फ टू पर्सन का ही रिलेशन है, ठीक है, जिसमें एक पर्सन तो होता है प्रिंसिपल, एक पर्सन होता है एजेंट। ओके, वेयर इन ए पर्सन हैज द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, बाइंड हिम हर इनटू ए लीगल रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। जहां पे एक पर्सन को अथॉरिटी होती है कि वो दूसरे पर्सन के बिहाफ पर वर्क कर सकता है और दूसरे को लीगल बाइंड कर सकता है उस वर्क के लिए। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे टू पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब ए जो है यहाँ पे उसने कोई वर्क दिया बी को कि भाई तू ये मेरा वर्क कर दे। ओके, बी कहता है ठीक है कर देता हूँ, और जो वर्क करना था वो था टुवर्ड्स सी। ओके, ए को सी से कुछ काम था, उसने बी को कहा कि मेरे बिहाफ पर तू वर्क कर ले, उसके साथ तू कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो बी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेता हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बी ने जो भी काम किया उसके लिए जो लाइबल रहेगा, अगर कल को कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए सीधा सीधा ए लाइबल रहेगा। ठीक है, ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जिसके अंदर ए जो था वो प्रिंसिपल था, बी जो था वो क्या था, एजेंट था, जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर वर्क कर रहा था। तो यही चीज क्या रखी है कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टू पर्सन होते हैं, where in a person has the authority to act on behalf of another, bind him into her legal relationship with the third party, जिसके अंदर वो थर्ड पार्टी के साथ डील करता है और उस दूसरे पर्सन को क्या करता है, बाइंड करता है। ओके, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द ट्रांजेक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस फैक्ट पर बेस्ड करता है कि एक पर्सन सारे ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकता। ओके, सारे फंक्शंस एक पर्सन खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है। तो इसके जो दूसरा पर्सन है उसके बिहाफ पर वर्क करता है। ओके, एंड सो ही कैन अपॉइंट अनदर पर्सन टू परफॉर्म एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं पार्टीज इन्वॉल्व अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होती है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। ओके, अब प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है, इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज अदर पर्सन टू परफॉर्म एन एक्ट एंड हु इज बाइंडिंग रिप्रेजेंटेड बाय अनदर पर्सन इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी इज द प्रिंसिपल। जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर रहा है अपने वर्क निकलवाने के लिए, अपना काम के लिए, उस पर्सन को हम कहेंगे प्रिंसिपल। सो एनी पर्सन हु एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू परफॉर्म एन एक्ट, कि जो दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय कर रहा है एक्ट को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, एजेंट कौन है, जिस पर्सन को एम्प्लॉय किया जा रहा है वर्क के लिए उसको हम कहेंगे एजेंट, जो कि वर्क कर रहा है उसके बिहाफ पे, जो लीगल बाइंड कर रहा है दूसरे पर्सन को। Okay, a person employed by the principal to act on his behalf, represent him in the dealing with the third party and also bring him into a contractual relationship with the। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि ये नहीं है कि एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन के बिहाफ पर वर्क कर रहा है, लेकिन ऐसा वर्क कर रहा है कि जिसके बेस पे वो जो दूसरा पर्सन है वो लाइबल नहीं रहेगा। कि अगर मान लो ए ने बी को कुछ वर्क दिया और अगर कल को कोई बात होती है तो सिर्फ उसके लिए बी लाइबल होगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तभी है जब ए जो है बी को वर्क दे रहा है और उसके लिए लाइबल कौन होगा, ए ही होगा। ठीक है, जो बी है वो ए के बिहाफ पर वर्क कर रहा है, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है माना जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, सबसे पहली बात तो है लीगल बाइंडिंग। तो अगर हम इसी चीज की बात कर रहे हैं कि एक पर्सन अगर वर्क कर रहा है दूसरे के बिहाफ पर, तो यहाँ पे जरूरी होना चाहिए कि वो है लीगल बाइंडिंग हो, कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कल को कोई दिक्कत आती है तो प्रिंसिपल ही लाइबल हो, एजेंट लाइबल नहीं होगा। Okay, the crux of the contract of the agency is that the principal is legal bounded by the act performed by the agent. Consideration is not mandatory. अब consideration is not mandatory in the sense, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो जरूरी नहीं है कि जो अगर एजेंट काम कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो उसको कंसिडरेशन मिलेगी ही उस काम के लिए, अगर उस काम के बदले में उसको कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जरूरी नहीं है।
देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू सपोर्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कंसिडरेशन देना ही देना है। कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल, वन हु इज लीगल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज एलिजिबल टू एम्प्लॉय एन एजेंट, दैट इज ही शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड ऑफ साउंड माइंड। कि अगर कोई किसी पर्सन जो दूसरे को वर्क दे रहा है तो जरूरी होना चाहिए कि वो एक मेजर पर्सन हो, मतलब कि उसकी जो एज है वो 18 अबव होनी चाहिए। ओके, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वो साउंड माइंड होना चाहिए और क्या है, उसकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स हैं। अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। ओके, अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिकम एन एजेंट, सो ए माइनर कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट। तो एक माइनर जो है वो भी एक एजेंट बन सकता है थ्रू ही इज नॉट हैविंग द कैपेसिटी, हाउएवर ही कैन हैव द अथॉरिटी टू एक्ट एज एन एजेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक माइनर जो है वो एजेंट बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, एक माइनर के पास अथॉरिटी होती है कि वो एजेंट बन सकता है, लेकिन वो कभी भी प्रिंसिपल नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन निकल के आया यहाँ से कि एक माइनर जो है वो एजेंट तो बन सकता है बट वो कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी, कि एजेंसी को किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले थिंग है एक्सप्रेस एजेंसी, कि हम राइटिंग में या ओरल कॉन्ट्रैक्ट करके एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। वन कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी थ्रू एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट दैट इज ओरल रिटर्न। कि मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। अब ए ने डायरेक्टली ऑफर कर दिया बी को कि भाई आजा, तू मेरे बिहाफ पे तू मेरे काम कर ले, मेरे पास रह और तू मेरे बिहाफ पर काम कर। तो इसमें क्या है, एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है कि हम खुद से अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एजेंसी बाय एस्टोपल, एस्टोपल का मतलब क्या है, सपोज ए पर्सन बाय हिज कंडक्ट इन्फॉर्म अदर पर्सन दैट ए पर्सन पर्टिकुलर पर्सन इन हिज एजेंट एंड द पर्सन हु इज सिग्निफाइड एज एन एजेंट इज रिप्रेजेंटेड एंड हियरिंग एट दैट टाइम when it is intimated. Now if the third person enters into a contract with that person thinking he is the agent, this is the case of agency by estoppel. तो एजेंसी बाय एस्टोपल क्या है कि मान लो कि एक पर्सन, थर्ड पर्सन, मान लो कि यहाँ पे तीन पर्सन है ए, बी एंड सी। ओके, अब बी ने जो है कोई ऐसा वर्क किया सी के साथ, एक ऐसा कोई टास्क परफॉर्म की जिसके लिए ए ने उसको कुछ कहा नहीं था, लेकिन बी ने कुछ ऐसा परफॉर्म किया जिसके लिए ए लाइबल हो गया सी के साथ। ओके, सी सोच रहा था कि ये जो है ए के बिहाफ पर वर्क कर रहा है, बट बी जो था ऐसा कुछ नहीं था कि वो ए के बिहाफ पर वर्क कर रहा है, लेकिन बी को ये श्योरिटी नहीं थी कि वो ए के बिहाफ पर वर्क कर रहा है, लेकिन सी ने एज्यूम किया कि ये बी के ए के बिहाफ पर ही वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सी जो था उसने तो अपने सही मान के चला कि भाई इसको अथॉरिटी है, ये वर्क कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई अथॉरिटी थी नहीं बी के पास। तो यहाँ पे जो एजेंसी किसके थ्रू होगी, एजेंसी बाय एस्टोपल। एस्टोपल का केस यहाँ पे लागू होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Agency of necessity, there may be certain circumstances that compel the parties to enter into a contract of agency. Suppose a person is entrusted with property or goods of another person, he is obligated to take reasonable care of it as well as to incur necessary expenses to as to prevent and protect such property. तो इस केस में क्या है कि देयर में भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ऐसे केसेस ओकर हो सकते हैं डेट कंपेल द पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कि कई बार क्या होता है कि मान लो मैं खुद से नहीं चाहता, मैं विलिंग नहीं हूं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं एजेंसी का, बट कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं, नेसेसिटी केसेस आ जाते हैं जिसके अंदर मेरे कंपल्शन हो जाता है कि मेरे को एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ता है। सपोज ए पर्सन इज इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी और गुड्स ऑफ अनदर पर्सन, ही इज obligated to take care reasonable care of it as well as to incur necessary expenses to prevent and protect such property. मान लो कि मेरा कोई गुड्स है, मेरे किसी एक फ्रेंड के पास है, रह गया या उसने मेरे से लिया था, तो अब वो उस फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरे बिहाफ पर उस गुड्स का ध्यान रखे, उसके ऊपर अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंस बियर भी करना पड़ गया तो उसको करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हो जाता है। हालांकि हमने कोई एक्सप्रेस वे में एग्रीमेंट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे नेसेसिटी है तो ऑटोमेटिकली हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब रेटिफिकेशन के थ्रू क्या है कि अगर मान लो कि एक एजेंट, हमने उसको वर्क दिया नहीं था, कि मैंने नहीं कहा था कि तू मेरे बिहाफ पर वर्क कर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए कि उसको मेरे बिहाफ पर वर्क करना पड़ गया, तो बाद में मैं क्या करूंगा, रेटिफाई कर लूंगा उस चीज़ को, कि अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेकिन बाद में मैं उस चीज़ को रेटिफाई करके कॉन्ट्रैक्ट के एक रूप दे दूंगा। ठीक है, तो एजेंसी कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय ensuring ratification when a person who doesn't have any authority claims to act as an agent or legally employed agent performs। कि जिसको अथॉरिटी नहीं थी कि वो एजेंट का वर्क करे बट फिर भी उसने किया, उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, अगर हमको सही लग रहा है, अगर प्रिंसिपल को सही लग रहा है कि उसको एजेंट बना लेना चाहिए, तो उसको रेटिफाई करके एजेंट क्रिएट कर देता है, एजेंट बना देता है।
any act which is beyond his authority, then the principal is not legally bound by the contract enter on his behalf. However, he may ratify the act performed by the agent and accept the liability. तो वो क्या कर सकता है, रेटिफाई कर सकता है उस एक्ट को जो एजेंट के थ्रू किया गया है, एंड एक्सेप्ट द लाइबिलिटी, दस द रिजल्ट इज एन एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. तो इसको हम कहेंगे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. सो आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर कीजिएगा. फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स. अगर नेट कॉमर्स की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो. वहाँ पे ऑलरेडी मैं जो है 4 यूनिट्स डाल चुका हूँ. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग.